नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। डॉक्टर कफील खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एनएसए हटाने के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी, मामले मेरिट के आधार पर तय किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि डॉक्टर कफील खान ऐसे कई अपराध करने का इतिहास उनका था, जिसके कारण उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल, बताइए इस मामले के बारे में कि यूपी सरकार की तरफ से क्या बात कही गई थी याचिका में और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। देखिए, ऐसा है कि 2019 के दिसंबर में एएमयू में सीए के विरोध में एक सभा हो रही थी जिसमें डॉक्टर कफील ने भाषण दिया था। इस भाषण को लेकर के जनवरी 2020 में उनको मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उनके ऊपर एनएसए भी लगा दिया गया था और एनएसए बाद में रिपीट भी किया गया था। उनकी मां जो है नुसरत परवीन, उन्होंने जून में हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस की एक एप्लीकेशन दी थी और सितंबर में हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में हाईकोर्ट ने यह कहा था कि it also nowhere threatens peace and tranquility of the city of अलीगढ़। इस भाषण से अलीगढ़ की शांति व्यवस्था किसी तरह भंग नहीं होती है। यानी डॉक्टर कफील का भाषण, द एड्रेस गिव्स ए कॉल फॉर नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी अमंग द सिटीजन्स। भाषण जो है सामाजिक सद्भाव और एकता का संदेश देता है। द स्पीच ऑल्सो डेप्रिकेट्स एनी काइंड ऑफ वायलेंस, किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करता है। और वो आगे कहते हैं कि लगता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सेलेक्टिवली उनके स्पीच के कुछ चुने हुए अंशों को निकाल करके उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया है और उसके पूरे इंटेंट को इग्नोर किया गया है, ये कहते हुए। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके खिलाफ एनएसए में उनके डिटेंशन का कोई आधार नहीं बनता है। उसको दोहराने की बात तो दूर रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर कफील का ऐसे कई अपराध करने का इतिहास है जिसके कारण उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी, जिसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। सरकार जो उनके ऊपर एनएसए लागू रखना या लगाना चाहती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। तो ये डॉक्टर कफील के लिए राहत है। शुक्रिया कमाल आपका इस जानकारी के लिए। तो डॉक्टर कफील खान पर जो एनएसए हाई कोर्ट ने हटा दी थी, उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस ने सीरियल मॉलेस्टर को गिरफ्तार किया है। कल्पेश देवघर नाम के इस आरोपी पर 9 साल में 50 से ज्यादा महिलाओं से छेड़छाड़ का शक है। छेड़छाड़ के 12 मामलों में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। शिकायत नहीं होने की वजह से अक्सर ये आरोपी बच जाया करता था। सुनील सिंह हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, बताइए इस मामले के बारे में और कैसे ये पुलिस की पकड़ में आया कल्पेश। देखिए, जो आरोपी है कल्पेश देवधर, ये दरअसल लोगों को देखकर, मौका देखकर, जहां पर कोई निर्जन अकेले में कोई महिला या फिर लड़की दिख जाती थी तो उसके साथ छेड़खानी किया करता था और फिर फरार हो जाया करता था मोटरसाइकिल पर बैठ कर। इस तरह की वारदातों का बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि लोग शिकायत नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर लोक लाज के डर से पुलिस थाने नहीं जाते, जिसका ये फ़ायदा उठाया करता है। ऐसा ही एक वाकया दिसंबर, इसी महीने में 12 दिसंबर को हुआ दिलदोशी में। और जब पुलिस ने जांच शुरू की और उन्होंने देखा कि इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, तब इसी तरह की मोडस ऑपरेंडी के और भी कितने केसेस हैं मुंबई में, इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई। तब एक पवई का एक सीसीटीवी मिला जिसमें कि इसी तरह से छेड़खानी की गई थी। और जब उस पीड़िता को दिखाया गया तब उसने भी कहा कि हाँ, इसी तरह का वो शख्स था। उसके बाद इस पर शक गहरा गया और फिर उस पुराने केस के आधार पर इसका पता निकाला गया और उसके पकड़ा गया। और पकड़े जाने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तब उसने बताया कि वो इसी तरह के और भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, लगभग 50 के करीब। हालांकि 12 मामले जो उसके खिलाफ दर्ज हैं उनमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और हर बार वो जमानत पर छूट जाता है या फिर सबूतों के अभाव में छूट जाता है और छूटने के बाद फिर
इसी तरह की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर देता है, ये उसका है। और वो लगातार जगह भी बदलता रहता है, पुलिस ने बताया, ताकि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाए। पेशे से ड्राइवर है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से वो एक तरह से सीरियल मोलेस्टर के नाम से इस समय कुख्यात हो चुका है। और मुंबई पुलिस का इसमें कहना है, उन्होंने अपील की है कि इस तरह की कोई भी शिकायत अगर किसी के पास हो और उसे लगे कि हो सकता है ये संभव हो, तो सामने आए, ताकि इसके खिलाफ मजबूत से मजबूत केस बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक इसे सलाखों के पीछे भेजा जा सके। शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। अब आपको एक खबर दिल्ली से दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस ने साइबर सेल जो है दिल्ली पुलिस की, उसने मोती नगर इलाके से एक नकली इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। इस कॉल सेंटर से 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 80 से ज्यादा लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस पता लगा रही है कि विदेश में बैठे लोगों को किस तरह से बिटकॉइन या विदेशी मुद्रा ऐंठी जा रही थी। छानबीन से पता लगा है कि ये लोग खुद को बड़े अधिकारी बताकर लोगों को डरा धमकाकर उनसे उगाही कर रहे थे। मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, इस मामले के बारे में जरा बताइए, किस तरह का ये नकली कॉल सेंटर था और किस तरीके की ठगी ये लोग किया करते थे? देखिए, ये लोग जो अमेरिकी नागरिक हैं उनके साथ ठगी करते थे और बेसिकली ये लोग वहाँ के लॉ ऑफिसर बनकर या एनफोर्समेंट के अधिकारी बनकर उनको फोन करते थे और उनको बोलते थे कि आप जो है इस केस में आपका नाम आ गया है या आप ड्रग्स केस में फंस गए हैं। तो उसके बेसिस पर फिर ये केस को निपटाने के लिए उनसे पैसे मांगते थे और पूरा जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में करवाते थे। तो इस तरह से ये लोग करीब 4,500 लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। करीब 100 करोड़ की ठगी इन लोगों ने अब तक की है। ये जो पूरा कॉल सेंटर है ये पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में चल रहा था। उसके बाद जो साइबर सेल है उसको इसकी जानकारी मिली और पुलिस ने फिर इसको साइबर सेल को वहां जाकर रेड की और वहां से कुल 54 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 9 महिलाएं हैं। इनमें 4 जो लोग हैं वो टीम लीडर हैं, यानी जो पूरा कॉल सेंटर था उसको लीड कर रहे थे, उन्हें पकड़ा गया है और कुल मिलाकर 54 लोग पकड़े गए हैं। इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। इनके पास से कॉल सेंटर से करीब 90 कंप्यूटर बरामद हुए हैं और एक जो स्क्रिप्ट थी, जिस स्क्रिप्ट के जरिए ये लोगों से बात करते थे, जो पूरी कहानी इसमें लिखी थी, वो भी पुलिस ने बरामद की है। तो इस तरह से एक बड़े कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है जिसके जरिए विदेशी नागरिकों से लगातार ठगी की जा रही थी। जी शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से जो विदेश में लोग रहते थे उनसे ये ठगी का काम करते थे। हालांकि पुलिस की जब्त में अब ये लोग लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश के महुआ में विस्फोटकों की बड़ी खेप कबरई थाने की पुलिस ने पकड़ी है। विस्फोटकों में 25 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, 5,000 जिलेटिन की छड़ें और 5,000 ईडी शामिल है। एक बलेरो गाड़ी में इतना विस्फोटक ले जा रहे 3 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनसे 2,05,000 कैश भी बरामद किया है। विस्फोटकों को नोएडा के शिवा यादव ने डहरा गांव में हरिराम नाम के शख्स को भेजा था। यूपी के बिजनौर में लव जिहाद का दूसरा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि उसने अपना धर्म छुपाकर एक नाबालिग अनुसूचित समाज की लड़की को प्रेम जाल में फंसा भगा ले गया वो और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाकर शादी करना चाहता था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जानकारी भी आया है कि एक व्यक्ति जो साकिब है, इसने अपना नाम सोनू बताया था और इस लड़की को अपना सोनू नाम बताकर इसे अपने प्रेम जाल फंसा लिया। उसके उपरांत उसे यहाँ से अपहरण करके ले गया। उसका धर्म परिवर्तन करवाने का इसने दबाव डाला। जब लड़की को जानकारी हुई तो वहाँ से उसे चंगुल से किसी तरह भाग के आई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और नए कानून के तहत जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए क्यों बदल रहे हैं आईफोन कंपनी में हुए तोड़फोड़ में नुकसान के आंकड़े।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर बेंगलुरु से नजदीक आईफोन की कोलार यूनिट में हुई तोड़फोड़ में नुकसान कितना हुआ था, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब पहले आंकड़े आए 450 करोड़ जिसमें बताया गया, और उसके बाद 52 करोड़ रुपए। नेहाल किदवई की रिपोर्ट आप देखिए। एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली विस्ट्रॉन की इस यूनिट में शनिवार को हुई हिंसा की वजह से कितने का नुकसान हुआ। कंपनी ने ताइवान स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि नुकसान 52 करोड़ रुपए के आसपास का है। पहले लगभग 450 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया गया था। इस बीच बताया जा रहा है कि एप्पल ने भी अपनी तरफ से इस मामले की जांच शुरू की है कि आखिर ऐसे हालात क्यों हुए। लेकिन जानकारी से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के लिए छोटा सा झटका बता रहे हैं। देश को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तमाम कोशिश की जा रही है। नई योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में निवेश करें। ऐसे में इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। सवाल विस्ट्रॉन के भविष्य की योजनाओं पर उठ रहा है, साथ ही सरकार के उन दावों पर भी जिसमें विदेशी निवेशकों को बेहतर माहौल देने का भरोसा दिया गया है। विदेशी निवेशकों के लिए ये अच्छे संकेत नहीं हैं। जो यहाँ निवेश का व्यापार करना चाहते हैं, श्रमिक संगठनों को सोचना चाहिए कि ऐसी हरकत करने से इनके बुरे परिणाम भविष्य में झेलने पड़ सकते हैं। वैसे इस विवाद ने फिर इस बात पर ध्यान खींचा है कि मेक इन इंडिया हो या विदेशी निवेश, पूंजी और श्रम के बीच बेहतर रिश्ता बनाने की जरूरत है। विस्ट्रॉन इस साल तकरीबन 15 से 20 हजार लोगों को देश में नौकरी देने का इरादा रखती है। अब देखना है कि इस हिंसा के बाद कंपनी क्या रुख अपनाती है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। पुणे में पूर्व विधायक हर्षवर्धन जाधव को 18 दिसंबर तक के लिए पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। जाधव पर एक दंपति को बुरी तरह से पीटने का आरोप है। अमन चड्ढा नाम के एक शख्स की शिकायत पर जाधव के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। सोमवार की सुबह जाधव की कार का दरवाजा अचानक खुलने की वजह से अमन के माता पिता सड़क पर गिर गए और उन्हें चोटें आईं, लेकिन इसकी शिकायत करने पर जाधव ने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। जबकि अमन चड्ढा के पिता के दिल का ऑपरेशन हुआ था, ये बताने पर भी जाधव ने पिटाई बंद नहीं की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता रंजीत ठाकुर गन शॉट से घायल हो गए हैं। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनकी हालत स्थिर बता रहे हैं। लेह में एक शख्स को नीले भेड़ के अवैध शिकार मामले में गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त प्रयासों से लद्दाख पुलिस और वन्यजीव विभाग ने आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। चेन्नई में सोने और विदेशों से लाए गए सामान की एक बड़ी रिकवरी हुई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर 11 केस में 4.77 किलो सोना और करीब 5.25 लाख विदेशी मुद्रा, आईफोन, सिगरेट्स वगैरह सामान बरामद किए गए। इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।